हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। 20 क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, बट हाँ यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक वही है जो प्रीवियस क्लास मैंने यहाँ पर ली थी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने टॉपिक जो लिया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और इससे पहले भी की जो क्लासेस हैं, ठीक है, सेकंड क्लास थी आई थिंक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो उसमें भी हमने एनालिटिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए थे। बट आज हम फिर से क्लास नंबर 4 के अंदर यहाँ पर एनालिटिक फंक्शंस के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराएंगे। इसके बाद फिर हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम कन्फॉर्मल मैपिंग जो है आपकी, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्लास आने वाली है। फिर उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे क्लासेस होंगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो बीएससी 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली एमजे पेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू टाइप पेपर पैटर्न होता है आपका, तो बीएससी 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस रहता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, 4 बुक्स आपकी चलती हैं। तो यहाँ पर चारों बुक्स के लिए यहाँ पर हमने एमसीक्यू टाइप सीरीज स्टार्ट की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको चारों टॉपिक से रिलेटेड चारों बुक्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ और डिटेल हमने यहाँ पर लेक्चर्स लिए हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मैट्रिक स्पेस पे भी हमने 5 से 6 क्लासेस ली हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सारी के सारी, ठीक है। उसमें सारा का सारा आपका 70-80% आपका मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कवर हो रहा है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ ऑपरेशन रिसर्च के भी कुछ लेक्चर्स लिए हैं मैंने डिटेल में, अगर आप लोग देखना चाहते हैं उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन की क्लास भी मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंटायर यहाँ पर कोर्स हम अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल्ड में, ठीक है। तो कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में सारे लेक्चर्स हैं। बस आपको क्या करना है, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द एनालिटिक, ठीक है, द एनालिटिक फंक्शन whose real part is e⁻x cos by इज। तो यहाँ पर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ-जेड। तो उसके लिए आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिलने-थॉम्पसन मेथड, ठीक है। तो मिलने-थॉम्पसन मेथड से हम यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ईजिली निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास, या तो u दिया हो या फिर v दिया हो। u और v का मतलब है, अगर सपोज दैट आपके पास w = f(z) टाइप से कोई फंक्शन निकालना है, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, u + i⁻v होता है। तो आपके पास या तो u दिया होगा, u को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ w, और जो v होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ w, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट, अगर आपको रियल दिया है तो इमेजिनरी निकाल लो, ठीक है। तो u का कंजुगेट क्या होता है? हार्मोनिक कंजुगेट v होता है, v का हार्मोनिक कंजुगेट u होता है। तो u v अगर दोनों मिल जाते हैं तो f(z) आपके पास आ जाएगा। एक और होता था आपके पास मिलने-थॉम्पसन मेथड। तो मिलने-थॉम्पसन मेथड क्या बोलता है, अगर आपके पास u दिया है, u इज़ गिवन, u का मतलब है रियल पार्ट, ठीक है। अगर आपके पास u दिया है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? del u/del x फाइंड आउट करेंगे, जिसको ux ऐसे भी लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं f(φ1 x, y)। फिर आप क्या फाइंड आउट करेंगे? del u/del
डेल ओवर डेल एक्स निकालेंगे, डेल ओवर डेल वाई निकालेंगे, इसको यू बाई बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई टू एक्स कॉमा वाई से, ठीक है। फिर मिलने थॉमसन मेथड जो होता है, मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड अगर u दिया है तो u के लिए जो एफ जेड निकालेंगे, तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा टाइम्स फाई टू जेड कॉमा जीरो, ठीक है, डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u की वैल्यू आपके पास दे रखी है e की पावर x कॉस बाई दे रखी है, तो यहाँ पे ux निकालिए, डेल ओवर डेल x e की पावर x कॉस y ही हो जाएगा, कॉस y कांस्टेंट हो जाएगी, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। u बाई निकालिए, बाई के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x एज इट इज रहेगा, कॉस y का हो जाएगा माइनस का साइन y, ठीक है। ux uy आपके पास आ गया है। अब ux uy आने के बाद ux को लिख सकते हैं हम यहाँ पर इक्वल टू फाई वन एक्स कॉमा बाई, uy को लिख सकते हैं फाई टू एक्स कॉमा बाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू निकालनी है फाई वन जेड कॉमा जीरो की, तो फाई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड रख दीजिए और बाई की जगह जीरो रखेंगे, कॉस जीरो वन हो जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू चाहिए हमें फाई टू जेड कॉमा जीरो की, तो फाई टू जेड कॉमा जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रख दीजिए जेड, और साइन वाई होता है जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो ये इंटू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो एफ जेड आएगा, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फाई वन, तो फाई वन की वैल्यू क्या आ रही है, ई की पावर जेड माइनस आयोटा टाइम्स फाई टू की वैल्यू क्या आ रही है, फाई टू जेड कॉमा जीरो की जीरो आ रही है, ठीक है, डी जेड इज इक्वल टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज इक्वल टू, तो ई की पावर जेड डी जेड बचेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये आ जाएगा ई की पावर जेड प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखनी है। रियल पार्ट आपको दे रखा है, रियल पार्ट इज ई की पावर एक्स कॉस बाई माइनस बाई साइन बाई, ठीक है। तो आपको फिर से वही एफ जेड निकालना है, एफ जेड निकालना है, फाइंड एफ जेड। ऑप्शंस आपके पास क्या दे रखे हैं, जेड ई की पावर जेड प्लस सी, ठीक है, बी जेड स्क्वायर ई की पावर जेड, सी जेड ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डी नन, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मिलने थॉमसन मेथड लगाना है। सबसे पहले यू एक्स निकाल लो, डेल ओवर डेल एक्स, तो डेल ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो ई की पावर एक्स यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा चेन, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसके अंदर वाला एज इट इज लिख देंगे हम। फिर इसको छोड़ेंगे, अंदर वाले का करेंगे, तो इसको छोड़ा अंदर वाले का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा, और इसका तो बाई सारी टर्म है तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, तो इतना आएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास ux। फिर हम निकालेंगे u बाई, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos y का माइनस का साइन बाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बाई को छोड़ेंगे साइन बाई का करेंगे कॉस बाई हो जाएगा, माइनस साइन बाई को छोड़ेंगे बाई का करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यू वाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड रख दीजिए, वहाँ जहाँ बाई है वहाँ पे 0 रखेंगे तो ई की पावर जेड हो जाएगा, एक्स की जगह जेड रखना है, कॉस वाई 0, कॉस 0 1 हो जाता है तो ये जेड आ जाएगा, यहाँ पे साइन 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो सिंपली इतना आ जाएगा, तो जेड ई की पावर जेड आ गया। फिर यहाँ पे आप निकाल लीजिए यहाँ से फाई टू जेड कॉमा 0 की वैल्यू, तो एक्स की जगह जेड रखना है तो ई की पावर जेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 साइन 0 0 बना देगा, साइन 0 0 बना देगा, केवल ये वाली टर्म आएगी,
तो इसमें बाई की जगह क्या रखना है हमको, 0 रखना है, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला तो हो गया हमारे पास 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है FZ, तो FZ इजिकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 5(1)z(0), 5(1)z(0) की वैल्यू e⁻z है, ठीक है, और 5(2) की वैल्यू तो 0 ही आ रही है, तो सिंपली यही आ जाएगा dz प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ z e⁻z dz प्लस सी आ रहा है, तो इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर आई थिंक कुछ मिसिंग है। इस वाले में हम जब पुट करेंगे e⁻z, ये यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है, और अच्छा ये वाला टर्म तो भूल ही गए थे, प्लस में है ये वाला, इसको भूल गए थे, इसको भूल गए, तो इसको लिखिए प्लस, ठीक है, e⁻z cos y की वैल्यू 1, तो यहाँ से e⁻z को कॉमन ले लीजिए, 1 + z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपको निकालना है वो किसका निकालना है, e⁻z 1 + z dz प्लस सी, इसका निकालना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा e⁻z प्लस e⁻z z dz प्लस सी। तो e⁻z का e⁻z ही रहेगा प्लस, अब इसका करेंगे e⁻z z dz प्लस सी। इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, तो आपको पता ही है यहाँ पर, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइलेट के द्वारा यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने पे हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आएगी, e⁻z प्लस, फर्स्ट को छोड़ेंगे तो z को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e⁻z ही हो जाएगा, माइनस क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, z का करेंगे 1 आ जाएगा, सेकंड वाले का इंटीग्रल, ठीक है। तो सेकंड वाले का इंटीग्रल e⁻z ही रहेगा, और होल का इंटीग्रल चल रहा है तो e⁻z, ठीक। ये यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, तो e⁻z प्लस z e⁻z माइनस e⁻z, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा z e⁻z और प्लस का c, प्लस का c, प्लस का c, तो z e⁻z प्लस c, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और साथ ही साथ क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को पॉज करके आंसर्स भी नोट डाउन करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द फंक्शन w डिफाइंड बाई z इक्वल टू e⁻v cos u प्लस आइटा साइन u सीजेस टू बी एनालिटिक एट z वेयर z इज। तो ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, 1 है, ऑप्शन नंबर 2 भी 0 है, ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी है, ऑप्शन नंबर डी नल है। तो यहाँ पर z इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, u के टर्म में, u भी के टर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर इस w फंक्शन को बोला है ये एनालिटिक नहीं होगा, तो z के किस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे नहीं होगा, जिस पॉइंट पे ये w फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। जिस पॉइंट पे अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है उसी पॉइंट पे हम बोल देंगे ये एनालिटिक भी नहीं होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या हम निकाल लेंगे, dw/dz निकालना पड़ेगा, ठीक है, dw/dz हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
हालांकि z इक्वल टू दे रखा है तो हम dz अपॉन dw सबसे पहले निकालेंगे, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, ठीक है। तो dz अपॉन dw की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है पार्शियल डिफरेंशियल डेल z ओवर डेल u के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर माइनस वी तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, तो cos u क्या हो जाएगा, माइनस का sin u हो जाएगा, ठीक है, और sin u का cos c हो जाएगा, तो प्लस का आयटा cos u हो जाएगा, ठीक। तो e की पावर माइनस वी हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, sin u माइनस का आयटा cos u, ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ से आयटा भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का आयटा e की पावर माइनस का v। जब आयटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब आयटा बाहर ले लिया हमने तो माइनस का बचा यहाँ पर cos u, और यहाँ से आयटा अगर बाहर लेंगे तो 1 अपॉन आयटा बन जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन आयटा क्या होता है, 1 अपॉन आयटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयटा को लिख सकते हैं, आयटा अपॉन आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आएगा हमारे पास 1 अपॉन आयटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू माइनस होती तो माइनस का आयटा, ठीक है। तो ये माइनस का आयटा बना देगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने इससे निकाल लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आयोटा साइन यू, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का आयोटा साइन यू। अब माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो आयटा e की पावर माइनस का भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, cos u प्लस आयटा साइन u, इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आयटा e की पावर माइनस वी, इसको लिख सकते हैं e की पावर आयटा u लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, आयटा टाइम्स e की पावर ठीक, या फिर cos u प्लस आयटा साइन u को हमने लिख दिया e की पावर आयटा u, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे e की पावर माइनस वी, तो e की पावर माइनस वी इंटू ये आ रहा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, जेड के इक्वल आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, जेड के इक्वल आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड, तो आयटा जेड लिख दीजिए इसको हमने लिख दिया आयटा जेड। तो यहाँ से अगर हम डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू निकालें तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 अपॉन आयटा जेड हो जाएगा, वेयर जेड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो 0 पे जब डिफाइंड नहीं हो रहा, यानी कि 0 पॉइंट पे ही हमारे पास डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा डब्ल्यू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डब्ल्यू जो डिफरेंशिएबल नहीं तो एनालिटिक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए डब्ल्यू इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 0। तो 0 पॉइंट पे ये हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा, यानी कि इस पॉइंट पे ये सीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 3, ठीक है। जेड माइनस 3 इज नॉट एनालिटिक एट, तो ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 0,3, ऑप्शन नंबर 3 डी है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ जेड इजिकल टू, ये आपका सिंपली सिंगुलैरिटी आप जब पढ़ते हैं तो सिंगुलैरिटी में पढ़ाया जाता है कि इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। तो ये जेड इजिकल टू 0 और जेड इजिकल टू 3 पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1/0 इन्फिनिटी बना देगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। तो जेड इजिकल टू 0 पॉइंट पे भी एनालिटिक नहीं है, जेड इजिकल टू 3 पॉइंट पे भी एनालिटिक नहीं है। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर सारे इक्वल टू 0 कंपेयर करा लीजिए, तो वहाँ से जेड की वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो 0 और 3 पे ये एनालिटिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन है 0, ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन है 3, ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन है 0,3, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ दीज, मोस्ट करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट।
तो किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जिस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं होगा उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे वाले जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो जीरो के इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो कंपेयर कराएंगे, वही हमारे पास सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। तो सिंगुलर पॉइंट क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, तो 1 भी सही है 2 भी सही है, 1, 2 भी सही, तो ऑल ऑफ दीज इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़रा 1 सेकेंड रुकिए, इसको मैं रिफ़िल कर लूँ, तब तक आप क्या कीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं मार्कर को रिफ़िल किए ले रहा हूँ। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सिंगुलर पॉइंट पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे उनको इक्वल टू जीरो कंपेयर कराना है, वहाँ से जेड की वैल्यू जाएंगी। तो जिन पॉइंट्स पे जेड नीचे वाले फैक्टर्स जीरो बन रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स को बोलेंगे हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स, और सिंगुलर पॉइंट पे ही हमारे पास फंक्शन सीज हो जाता है एनालिटिक होने के लिए, यानी कि उस पॉइंट पे हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला था डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी सेम यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट्स पे हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो सिंगुलर पॉइंट्स हमने निकालिए, तो मोस्ट करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द डेरिवेटिव ऑफ, तो डेरिवेटिव यहाँ पर एक फंक्शन एफ जेड की वैल्यू दे रखी है ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयटा साइन वाई। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है ई की पावर जेड, दूसरा ऑप्शन है ई की पावर 2z, तीसरा ऑप्शन है जेड ई की पावर जेड, चौथा ऑप्शन है 2 ई की पावर जेड। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ जेड की वैल्यू आपको पता है डब्ल्यू के बराबर होती है, तो डेरिवेटिव निकाला कैसे जाता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड से निकाला जाता है। ठीक है, इसको एफ डैश जेड भी बोलते हैं। तो एफ डैश जेड कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एनालिटिक फंक्शन में, ये होता है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयटा टाइम्स डेल वी ओवर डेल एक्स। ये आपकी थ्योरम होती थी, ये प्रूफ भी कराया जाता है। ठीक है, तो डेल ओवर डेल एक्स है, तो u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो u यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला रियल पार्ट हो जाएगा e की पावर x कॉस वाई, ये v की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x साइन वाई। ठीक है, तो प्लस आयटा टाइम्स डेल ओवर डेल एक्स ऑफ v की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर x साइन वाई इक्वल टू, इसको x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो ये e की पावर x कॉस वाई ही रहेगा, इसको x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो प्लस आयटा टाइम्स e की पावर x साइन वाई ही रहेगा। यहाँ से हम e की पावर x को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचा कॉस बाई प्लस आयटा साइन बाई। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आएगी e की पावर x, अंदर वाले को वैल्यू को हम लिख सकते हैं e की पावर आयटा वाई लिख सकते हैं, तो इक्वल टू e की पावर x प्लस आयटा वाई हो जाएगा। ठीक है, जब दो प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड हो जाती है, x प्लस आयटा वाई को z लिखते हैं तो e की पावर z आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन हो जाएगा e की पावर z। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए नहीं तो ये इरेज हो जाएगा। तो टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, सोल्यूशन नोट कीजिए, क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए, नहीं आता है तो सोल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लेट एफ जेड इज इक्वल टू जेड 2z कंजुगेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। ठीक है, पहला एफ जेड इज एनालिटिक, बी एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी आ सकते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यू एक्स इक्वल टू वी वाई बट यू वाई नॉट इक्वल टू माइनस का वी एक्स।
डी सी आर इक्वेशंस नॉट CR equations are satisfied। तो एनालिटिक की बात कर रहा है तो इसकी एनालिटिसिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो एनालिटिक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए एफ जेड इजुकल टू जेड प्लस 2 की पावर जेड कंजुगेट, जेड को लिखते हैं एक्स प्लस आइटा वाई लिखते हैं, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स जेड कंजुगेट एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस का आइटा वाई और माइनस का 2 आइटा वाई, तो माइनस का आइटा वाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई एफ जेड की। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, u इजुकल टू 3x हो गया, v इजुकल टू माइनस का y हो गया। फिर यहाँ पर सी आर इक्वेशंस निकालते हैं, डेल u ओवर डेल x को ux बोलते हैं, तो डेल u ओवर डेल x की वैल्यू निकालेंगे 3 आएगा, डेल u ओवर डेल y की वैल्यू निकालेंगे, इसको uy बोलते हैं, तो डेल u ओवर डेल y की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल v ओवर डेल x निकालेंगे, तो डेल v ओवर डेल x को vx बोलते हैं, तो 0 आ जाएगा। डेल v ओवर डेल y निकालेंगे, इसको vy बोलते हैं, -1 आएगा, ठीक है। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, सी आर इक्वेशंस होती हैं कि डेल u ओवर डेल एक्स इक्वल टू होना चाहिए डेल वी ओवर डेल वाई के। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ रही है 3, डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू आ रही है -1, जो कि नॉट इक्वल है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हुई। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू आ रही है 0, डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू माइनस साइन के साथ आता है, ये भी आ रही है हमारे पास 0। तो ये वाली तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फर्स्ट वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो एनालिटिक तो है नहीं है हमारे पास, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं कर रहा है तो एनालिटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सी वाला कह रहा है यू एक्स इक्वल टू वी वाई है, तो यू एक्स नॉट इक्वल टू वी वाई, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। डी कह रहा है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो डी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इज। ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। साइन जेड बी ऑप्शन है, कॉस जेड सी ऑप्शन है, टेन जेड डी ऑप्शन है, नन। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने से पहले सबसे पहले इसको लिखेंगे एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड को लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी फार्मूला साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो कॉस आइटा वाई हो जाएगा प्लस कॉस ए यानी कि कॉस एक्स और साइन आइटा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास एफ जेड की, ठीक। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, एफ जेड की वैल्यू आ गई है। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए, प्रीवियस क्लास हमने लिए हाइपरबोलिक फंक्शंस पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ जा कर के वो देख लीजिए, हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो क्लास है आपको T20 MCQ सीरीज़ के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से इसका वीडियो का लिंक पेस्ट कर देंगे। हाइपरबोलिक फंक्शंस जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे कि साइन आइटा एक्स अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और अगर यहाँ पर कॉस आइटा एक्स लिखा है तो इसको सिंपली कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो साइन एक्स हो जाएगा कॉस आइटा बाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस कॉस एक्स हो जाएगा आइटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक बाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ जेड की वैल्यू निकल के आ गई। आपको चाहिए एफ डैश जेड, तो एफ डैश जेड क्या होता था, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आइटा टाइम्स डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक। यू को करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये यू है हमारे पास, ये वी है हमारे पास।
तो यू को कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक बाई या GT लिखा रहेगा, प्लस आयटा टाइम्स डेल वी ओवर डेल एक्स। वी को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और साइन हाइपरबोलिक बाई है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक बाई एज इट लिखा रहेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस, ये हमारे पास था कॉस एक्स, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक बाई को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस आयटा एक्स लिख सकते हैं, माइनस आयटा अंदर चला जाएगा हाइपरबोलिक के, तो साइन हाइपरबोलिक बाई को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन आयटा बाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन के साथ साइन एक्स साइन आयटा बाई, ठीक है। तो ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी टाइप की आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है, यहाँ पर कॉस बाई होगा, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, कॉस ए प्लस बी की, तो कॉस एक्स प्लस आयटा बाई हो जाएगा, और एक्स प्लस आयटा बाई को जेड बोलते हैं, तो कॉस जेड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा फाइनली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आप लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो हमने प्लेलिस्ट जो वीडियो बनाई थी, एक ही क्लास के अंदर सारे हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, टॉप 20 MCQ सीरीज़ वहाँ पे भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपसे पूछा गया द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर z। तो 1 है e की पावर z, b है e की पावर 2z, c है 2e की पावर z, d है e की पावर 2z स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सिंपली पता है w इक्वल टू e की पावर z दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू fz है, और आपको वैल्यू निकालनी है f डैश z। तो z के रिस्पेक्ट में ही पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d ओवर dz ऑफ e की पावर z क्या हो जाएगा, सिंपली e की पावर z ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं तो आप इसको लॉन्ग वे में करना चाहें, लॉन्ग वे में भी हो जाएगा। लॉन्ग वे में कैसे होगा, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस आइटा वाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, ई की पावर आइटा वाई को लिख सकते हैं कॉस बाई प्लस आइटा साइन बाई, ठीक है। फिर यहाँ से आप u निकालिए, u इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई, फिर आप v निकालिए ई की पावर एक्स साइन वाई, फिर आप निकालिए u एक्स वी एक्स, ठीक है। फिर वही जो मेथड बताया है इस वाले मेथड से आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में w का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, dw अपॉन dz इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का आयटा थीटा डेल w अपॉन डेल आर। बी ऑप्शन क्या है, dw अपॉन dz इज इक्वल टू माइनस का आयटा अपॉन आर ई की पावर माइनस का आयटा थीटा डेल w अपॉन डेल थीटा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, बोथ। सी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन क्या है, नन। तो देखिए पोलर फॉर्म में जो dw अपॉन dz होता है, पहला ऑप्शन भी सही है, सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनालिटिक फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कन्फॉर्मल मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इसके बाद फिर हम उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा का पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाएगा। मैट्रिक्स स्पेस के ऑलरेडी यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो मैट्रिक स्पेस की प्लेलिस्ट में जाकर के वो आपको मिलेंगी। साथ ही साथ टॉप 20 MCQ सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी आपको मैट्रिक स्पेस की तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। वो 3 क्लासेस MCQs वाली देख लीजिए। साथ ही साथ जो हमने क्लासेस और भी लिए हैं मैट्रिक स्पेस की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो 10 से 12 क्लासेस टोटल हो जाएंगी। उनमें आपका इंटायर मैट्रिक स्पेस कवर हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सारा का सारा आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड कंटेंट है, डिटेल्ड में है। डिटेल्ड में अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो MCQ उससे बाहर नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड ही आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे कंटिन्यू है सीरीज़। इसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च के भी आपको क्लासेस मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।